हेलो ने क्लास 8 में हम लोग का जो नया इतिहास का जो पार्ट है उसका नाम है भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय या उत्थान, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो उसके पहले हम कुछ तकनीकी शब्दों को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसके विवरण को सारा पढ़ेंगे। तो जैसे कि कुछ शब्द इसमें यूज हो रहे हैं, पिंडारी, चौथ, सरदेशमुखी, सहायक संधि और मिस्र, ये कुछ वर्ड यूज हो रहे हैं। पहले इनका मतलब समझ लेते हैं जिनका पार्ट में बार बार उपयोग होगा। इससे पहला है पिंडारी। तो ये क्या होता था पिंडारी? पिंडारी वो होते थे जो जहाँ पर मराठा शासन करते थे, और वो एक भाड़े के सैनिक थे। भाड़े के सैनिक थे जो एकदम जो पेड होते हैं तुम्हारे, वो लोग करते क्या थे, वो लोग राहगीरों को, और आगे चलकर ये एक शक्तिशाली वर्ड बन गए। क्यों बन गए? कि लूट पाट करके इन्होंने कुछ मजबूती हासिल कर ली थी। क्योंकि मराठाओं का हम जब देखते हैं शासन क्षेत्र, तो उनका शासन क्षेत्र काफ़ी जटिल था। इसी कारण था कि औरंगजेब को जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अब दूसरा एक शब्द आता है हमारा चौथ और सरदेशमुखी। ये क्या थे? ये दोनों मराठाओं द्वारा एक अपने शासित राज्यों में या शासित क्षेत्रों में जो है एक वसूले जाने वाले कर हैं। चौथ ये 1/4 के रूप में लिया जाता था, और सरदेशमुखी जो है ये 1/10, 1/2 हिस्सा जो है लिया जाता था। उसके बाद एक सहायक संधि का आपका जो इसमें विवरण मिलेगा। सहायक संधि किसके किसके बीच होती है ये आप जान लो। तो आपको सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाई गई नीति थी, जिसके तहत वो देसी राज्यों को अंग्रेजों को अपने अंडर में कर लेते थे वो लोग, है ना। उनको अंडर में करने के एक तरीका था उनका एक। और मिस्र क्या होता है? ये बंदा बहादुर के काल में सिखों के राज्य को हम लोग मिस्र बोलते थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय उत्पाद यूरोपीय प्रदेशों में बहुत लोकप्रिय थे। मैंने जब जो इंडियन में प्रोडक्शन होते थे वो काफ़ी फेमस थे यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो वो लोग हमेशा जो है इंडिया से जो है व्यापार करने के लिए जो है बहुत इच्छुक थे, बहुत लालायित रहते थे। क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्शन एबिलिटी थी, प्रोडक्शन अच्छी थी, और क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ में हम लोग जो थे काफ़ी अच्छे थे। तो अब सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहले यूरोपियन में जो है आपका पुर्तगाली आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद डच, उसके बाद डेन्स। डेन्स उनको बोलते हैं जो डेनमार्क के निवासी होते हैं। और ये सभी आके भारत में अपने जो हैं व्यापारिक चौकियाँ जो है स्थापित किया। अब भाई जब इतने सारे देश भारत में एक साथ व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें आपस में जो है प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा क्यों होगी? क्योंकि ईर्ष्या होगी। जब ईर्ष्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, तो जाहिर सी बात है संघर्ष भी होगा, युद्ध भी होंगे। जब युद्ध होंगे, अब युद्ध में कोई जीतेगा तो एक ही। तो फिलहाल भारत में केवल 2 ही शक्तियाँ बची थी शुरुआत में, अंग्रेज और फ्रांस, जो तुम्हारे फ्रेंच बोले जाते हैं। बाकी सबको बाहर निकाल दिया गया। अब आमने सामने केवल 2 ही लोग थे, फ्रांस और इंग्लैंड। सॉरी अगर मैंने भारत बोला हो, भारत में फ्रांस और इंग्लैंड। अब इन 2 ही देशों की जो है शक्तियाँ बची भारत में व्यापार करने के लिए। अब इन दोनों देशों में देखिए, क्या होता है कि इन दोनों देशों में आखिरी में जो होता है, एट लास्ट जो होता है, वो इंग्लैंड, अंग्रेजों का ही जो है विजय होती है, और धीमे धीमे फ्रांसीसियाँ जो होती हैं निपट जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कुछ ब्रिटिश शक्तियों का उदय। तो अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत में पदार्पण किया, किंतु धीरे धीरे वो अपनी प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों को हराकर, राजनीतिक अस्थिरता तथा केंद्रीय शक्ति के अभाव का लाभ उठाकर भारत में स्वामित्व, मतलब कि जब वो आए तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज व्यापार कर रही थी। पहला तो काम था कि उन सबको हटाना, उन सबको हटा दिया अंग्रेजों ने। फिर देखा कि अरे भारत में तो राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो तुम्हारा इनबैलेंसमेंट है, ठीक है, सेंट्रल पावर भी बहुत कमज़ोर है, तो उसका लाभ उठा के उसमें हस्तक्षेप करने लगे, और धीमे धीमे वो स्वामी बन बैठे। इस उपस्थिति का आभास 1750 में ही होने लगा था, और धीमे धीमे 1805 तक आते आते लगभग आधा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से युद्ध होते हैं अंग्रेजों से। ठीक है।